जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल-फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बदर रहमान और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि रह गया। चैप्टर नंबर 6 में हमने साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के की एग्जांपल को दैट इज नॉस्टॉक को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस, उसकी रिप्रोडक्शन, उसके बारे में जो डिटेल्स थी हमने सारी डिस्कस कर ली। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा है, आसान सा है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ऐसा कभी आया तो नहीं, लेकिन बुरे वक्त का कभी पता नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये कभी आता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने इसको हेडिंग्स बना के और इसके पॉइंट्स बना के लिखना है, और अगर शॉर्ट में आता है तब भी आपने इसके पॉइंट्स बना के और हेडिंग्स बना के लिखना है। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की अहमियत। साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंस, खास तौर पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के मुआशी तौर पर पैसे के लिहाज से साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब भी हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये बात याद रखनी है कि हमने उस इंपॉर्टेंस में उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे है और हमारे लिए नुकसानदेह कैसे। क्योंकि जो भी चीज हमारे लिए फायदेमंद हो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दुश्मन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुश्मन से हमने बचना भी है। तो इसका मतलब ये है कि साइनोबैक्टीरिया की असल में जो ये साइनोबैक्टीरिया वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन है साइनोबैक्टीरिया। ये जो वर्ड है, ये जो ये सयान है, दैट इज सयान कलर, दिस इज सायन सयान। जब इसको सयानों में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अब चूंकि हम लोग पाकिस्तानी और देसी इंग्लिश बोलते हैं तो इसलिए मैं साइनोबैक्टीरिया पढ़ते जाता हूँ, आप भी यही पढ़ते जाएं। तो साइनोबैक्टीरिया की जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसको हम देखने लगे हैं, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक इंपॉर्टेंस उसकी एडवांटेजेस है और एक इंपॉर्टेंस उसकी डिसएडवांटेजेस। पहले इंपॉर्टेंस में एडवांटेजेस पढ़ते हैं, बारी बारी बुक के पॉइंट्स इनकी आपने हेडिंग्स बना लेनी है बुक के ऊपर ही, और जब पेपर में आएगा आपने इस तरीके से लिख देना। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या कहता है रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स। देखो, कुछ सॉइल्स, अब जो सॉइल्स हैं जहां पर हम, जो जरखेज मिट्टी है जहां पर हमने फसलें ग्रो करनी है, जो फसल ग्रो करानी, प्लांट्स ग्रो कराने हैं, वहां पर वो जो सॉइल है वो हमें न्यूट्रल चाहिए। ना वो एसिडिक हो, ना वो बेसिक हो, ना वो बहुत ज्यादा सेलाइन हो, यानी उसमें सोडियम क्लोराइड का लेवल भी बहुत ज्यादा ना हो। इसका मतलब ना एसिडिक चाहिए ना बेसिक, न्यूट्रल चाहिए। तो अगर सॉइल्स अल्कलाइन है और अगर हम साइनोबैक्टीरिया को वहां पे डाल दें और साइनोबैक्टीरिया को वहां पे ग्रो कराएं सॉइल के ऊपर, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, उस सॉइल की अल्कलिनिटी को यानी बेसिसिटी को कन्वर्ट कर देगा इनटू एसिडिक, उसमें एसिड शामिल करेगा, और जो सॉइल्स हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी न्यूट्रल। जो सॉइल न्यूट्रल होंगी तो वो हमारे लिए सॉइल फसलें ग्रो करने के लिए बड़ी कारआमद हो जाएगी और फसलें ग्रो करने के लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो रिक्लेमेशन का मतलब है रिस्टोरेशन। एक ऐसी सॉइल थी जिसमें आप पहले किसी जमाने फसलें ग्रो कर रहे थे, वो सही थी, लेकिन अब वो सॉइल अल्कलाइन हो गई। अब दैट सॉइल इज अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, वो एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए, कल्टीवेशन के लिए अब वो अनफिट है, वो अब वो अच्छी नहीं रही। तो आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो, अब उसको दोबारा से बहाल कर सकते हो, अब उसको दोबारा से सही कर सकते हो, सेट कर सकते हो फसलें ग्रो करने के लिए। इसको बोलेंगे रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन। तो अगर हम साइनोबैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो हमें साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, हमें सॉइल्स को सही कर देगा। और इस पॉइंट को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, इट हेल्प्स इन द रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सॉइल्स। ये अल्कलाइन सॉइल्स को हमें दोबारा से रिस्टोर कर देगा ताकि हम अपनी फसलें ग्रो कर सकें। एक बात तो यही आपकी पूरी हेडिंग भी बन सकती है, यही आपका पॉइंट भी बन सकता है, रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स। नंबर 2, हेट्रोसिस्ट। हेडिंग क्या बनानी चाहता हूं नंबर 2 है हेट्रोसिस्ट। हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया की, जो हमने नॉस्टॉक की चेन पढ़ी, तो सर्कुलर और ओवल शेप्ड सेल्स थे, कुछ इंटरवल्स पर कुछ बड़े बड़े येलोविश थिक वॉल्ड सेल्स आए थे जिनको मैंने बोला था हेट्रोसिस्ट। और ये वहां पर भी मैंने बताया था कि हेट्रोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जो प्लांट्स हैं जो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, ये हवा में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 गैसियस फॉर्म में मौजूद है, जो कि 78 to 79% इतनी ज्यादा अबंडेंट है एयर में, प्लांट्स इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, N2 वाली फॉर्म की नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लांट्स टोमेटा खोले नाइट्रोजन अंदर ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट्स को नाइट्रोजन जो चाहिए, जो कि चाहिए अमाइनो एसिड बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, पायरोल रिंग्स में नाइट्रोजन लगना है, अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप लगना है, तो प्लांट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन वो लेगा जो नाइट्रोजन सॉल्ट की फॉर्म में है, नाइट्राइट और नाइट्रेट और अमोनियम आइंस की फॉर्म में है, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। तो अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज अल्लाह ने दिए जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, N2 वाली फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो भी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, और साइनोबैक्टीरिया का कौन सा सेल ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा, वो है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, इसको आप सॉल्ट की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में ले आओ या फिर NO2-1 की फॉर्म में ले आओ, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ले आओ, तो इसको हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपने रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल की हेडिंग बना ली, इसमें आप नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेडिंग बना लें।
ठीक है, और फिर लिख दें कि जी हेट्रोसिस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देने में, और ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना सॉइल में। अब इसका फायदा क्या होगा, जब सॉइल, पहले इसका फायदा क्या हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जब सॉइल खराब थी, सॉइल सही होगी, हम फसलें उगाएंगे, फसलें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। दूसरे में इसका फायदा क्या होगा, जितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगी उतने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स सॉइल में ज्यादा होंगे, उतने प्लांट्स को ज्यादा मिलेंगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, उतने फसलें हमारी अच्छी ग्रो करेंगी। जितनी फसलें ज्यादा अच्छी ग्रो करेंगी उतनी हमारी यील्ड बढ़ जाएगी, उतना हम ज्यादा बेचेंगे, उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, इसका अपनी फूड खुद ही बना लेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया को एज फूड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि एटमॉस्फेरिक और फोटोसिंथेटिक तो ये है ही है, दूसरा ये फायदा क्या है कि जो ये फोटोसिंथेसिस करता है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। कौन सी वाली फोटोसिंथेसिस करता है साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि ये पानी को एज अ वाटर सोर्स इस्तेमाल करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो बहुत सारे बैक्टीरिया थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते थे। तो जब बनेगा इसका, जब ये बनेगा तो साथ में क्या निकलेगा, फ्री फॉर्म में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, O2 गैस रिलीज होगी। तो जब ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो ये रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, तो ये ऑक्सीजन हम सांस लेने में इस्तेमाल करेंगे। इसका इकोनॉमिक फायदा इतना नहीं है, लेकिन इसका जिंदा रहने का फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स भी प्रोड्यूसर्स हैं, और एल्गी भी प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वेटिक लाइफ में जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है एल्गी। लैंड लाइफ में जो सबसे मेजर प्रोड्यूसर है वो है प्लांट्स। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे मेजर प्रोड्यूसर है एल्गी, और एल्गी के साथ जो शाना बशाना चल रहा है वो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि चल रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। जो ऑक्सीजन आएगी ये एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, और इसको हम इनहेल करेंगे और सांस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फायदा हो गया। रिक्लेमेशन द अल्कालाइन सॉइल्स हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी हेट्रोसिस की मदद से, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। डन हो गया। अब आ जाओ नंबर फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये साइनोबैक्टीरिया फंजाई के साथ मिलकर लाइकन्स बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन फोटोऑटोट्रॉफ्स सच एज एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और बोथ, पढ़ा था ना। तो ये जो ये लाइकन्स हैं और जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ये असल में क्या है कि लाइकन्स और साइनोबैक्टीरिया ना वैसे तो बड़े सख्त जान है और किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, लाइकन्स खास तौर पे। साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन ना, तो बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, आलूदगी नहीं बर्दाश्त करते। और एक हम लॉरी हैं, हम आलूदगी बर्दाश्त कर लेते हैं आसानी से। हम कहते जितना मर्जी पोल्यूटेड है कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं कोई मसला नहीं, हम रह लेंगे। ठीक है, लेकिन लाइकन्स नहीं रहते, साइनोबैक्टीरिया नहीं रहते। साइनोबैक्टीरिया जहां पर पोल्यूशन होगी वहां पर आपको साइनोबैक्टीरिया नजर नहीं आएंगे। जहां पर पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वहां पर साइनोबैक्टीरिया आपको नजर नहीं आएंगे। तो आपने, और वहां पर लाइकन्स भी आपको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन, जहां पोल्यूशन होगी वहां पे नहीं नजर आएंगे। तो इसका मतलब दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, कि आप इनकी ग्रोथ को देख के चेक कर सकते हो कि पोल्यूशन है कि नहीं। अगर ग्रोथ ज्यादा है इसका मतलब पोल्यूशन नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं है। और अगर इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है एक जगह पर, इसका मतलब यह है कि वहां पे पोल्यूशन है। तो दे कैन एक्ट एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। उसमें एक एग्जांपल याद रखनी है आपने साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे, मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया कैन आल्सो एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन इनका ऑर्गेनिज्म है जो कि हम इसके यूज करते हैं वो है ऑसिलेटोरिया। क्या है उसका नाम, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, मोस्टली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस के दोनों का फायदा, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा, दो डिफरेंट स्पीशीज के दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रहेंगे और दोनों को एक दूसरे को फायदा होगा। जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशंस किसका बनाता है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स का बनाता है। फंजाई के साथ बनाता है, फंजाई के साथ जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, लाइकन्स। ठीक है, और कुछ जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज, यानी कुछ खास तरह के साइनोबैक्टीरिया ऐसे जिनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि उनके पास हेटेरोसिस ज्यादा है। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो कहां पे रहते हैं, वो रूट्स पे रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के। किसके, एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म्स कौन है, ट्रिकोफाइट्स कौन है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो कि फूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे रोज ट्यूलिप्स के सारे। तो जो बड़े बड़े दरख्त है एंजियोस्पर्म्स के, उनके उनको ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, उनको ज्यादा नाइट्राइट और नाइट्रेट चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जो एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स हैं इनकी रूट्स में ये साइनोबैक्टीरिया रहते हैं और साइनोबैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। जब नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो सॉइल में नाइट्राइट और नाइट्रेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा और प्लांट्स जो ट्रिकोफाइट्स एंजियोस्पर्म्स हैं बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। और एक लास्ट जो इनका सिम्बायोटिक वो है लाइकन्स। लाइकन्स को कभी नहीं भूलना। व्हाट आर लाइकन्स, लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन फोटोट्रॉफ्स सच एज
एलजी और सियानोबैक्टीरिया और बोथ और इसमें हम सारा डिटेल में पढ़ के आए थे कि फंजाई कौन कौन से, एस्कोमाइसीट्स कौन कौन से, क्या सारी बात पढ़ी थी। वो जो डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी लाइकेंस की, वही सबसे अच्छी है, वही आपने याद रखनी है। लेकिन वैसे यहाँ पर देख लो कि लाइकेंस में भी साइनोबैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कलाइन सॉइल्स को रिक्लेम कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करके देता है, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर रोल प्ले करता है, खासकर ऑसिलेटोरिया एग्जांपल याद रखनी है, एमसीक्यू में आएगी। सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किस किस के साथ, प्रोटोजोआ और फंजाई के साथ, फंजाई वाली को बोलते हैं लाइकेंस, और नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज के साथ जो है ना उनकी रूट्स में रहते हैं एंजियोस्पर्म्स की, और उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज जो साइनोबैक्टीरिया की हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं और उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देती हैं, और लाइकेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारी इसकी हैं एडवांटेजेस। तो आपको अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने पहले इसको दो में डिवाइड कर लेना, एडवांटेजेस, और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो डिसएडवांटेजेस। और फिर एडवांटेजेस की आपने अंदर आगे हेडिंग्स बना देनी है, पोल्यूशन इंडिकेटर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, खुद हेडिंग समझ में आ रही है क्या है, ठीक है। ये 5 हमारी हेडिंग्स जो है बन गई। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो का क्लिप, दूसरा क्लिप लगा के यहाँ पे दे रहा हूँ, वो वीडियो आप पहले देख लें, वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है। जनरली यूट्रोफिकेशन की देख लेंगे क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इजाफा हो जाएगा, तादाद में ज्यादा हो जाएंगे केमिकल न्यूट्रिएंट्स, तो उस इकोसिस्टम में हम बोलेंगे कि यूट्रोफिकेशन हो गई है। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर न्यूट्रिएंट्स, केमिकल न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में ज्यादा हो रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, हम न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए, तो अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात नहीं है। देखो, जब हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक हैं, तो उनमें नाइट्रेट्स, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट्स, तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स है ना, ये अच्छे नहीं है। जब बारिश होगी ना तो सॉइल के अंदर जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये बारिश के पानी के साथ बह के चले जाएंगे, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, और जाके बह के कहां जाएंगे, कोई तालाब, कोई पानी का छप्पड़ कहीं खड़ा हो गया, कोई लेक बन गई, तो कोई तालाब बन गया, कोई पॉन्ड बन गया। अब उस पॉन्ड के अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा है, उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है ना, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फेवर करेंगे कि यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो ग्रो करें, वो उस पानी में ग्रो करना शुरू कर देंगे, एल्गी ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब एल्गी ग्रो करेंगे तो वो उस पानी के ऊपर एक लेयर बना लेंगे, तो वो एक हरे रंग की पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उससे ये होगा कि जो हरे रंग की लेयर पानी के ऊपर बन गई, अब अगर कोई लेक या कोई पॉन्ड पहले का था और उसमें और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, नीचे कोई पानी में प्लांट्स भी थे, या कोई और छोटे छोटे कोई फ्रॉग्स थे, या कोई फिशिस थी, या कोई और ऑर्गेनिजम्स भी थे एनिमल के उस पानी के अंदर, तो क्या होगा, जब एल्गी उसके ऊपर लेयर बना लेगी पानी के ऊपर, तो सनलाइट पानी के अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से जो नीचे के प्लांट्स है पानी के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स मर जाएंगे। तो जो नीचे के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उन प्लांट्स को खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो जब प्लांट्स मर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे, तो नीचे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, डेड। अब उन डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, जब बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेंगे तो वो सारे पानी की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, जब वो सारे पानी की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो जो कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में बच गया था जिंदा, वो भी मर जाएगा, यानी सारे के सारे मर गए। तो वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, फारिग हो गया, वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया, डिग्रेड हो गया। किस तरह खराब हुआ, पहले उस इकोसिस्टम के अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इजाफा हो गया, एक्सेसिव एनरिचमेंट हो गई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की उस पानी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। अगर इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स हो रहा है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाले इकोसिस्टम के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इससे होगा क्या, पानी के ऊपर एल्गी की लेयर बन जाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, नीचे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया को डिकम्पोज करेगा, ऑक्सीजन सारी कंज्यूम कर लेगा, पानी के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। बल्कि उल्टा, जब डिकम्पोजिशन होती है, कोई चीज गलती सड़ती है, तो कितनी बदबू आती है, कितनी गंदी स्मेल आती है, तो वहां से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी उस पानी से, और उसकी लुक भी बड़ी खराब लगेगी, गंदी लगेगी। तो ये सारे का सारा जो अमल प्रोसेस हुआ है, दिस इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो आपने ये बात जो समझी, इसमें आपको देखा आपने किस तरीके से यूट्रोफिकेशन हो रही है और किस तरीके से जो है ना वो एल्गी पानी के ऊपर ग्रो कर रहा है और सारा काम खराब कर रहा है। तो ये जो एल्गी पानी के ऊपर ग्रो कर रहा है, और ये एल्गी और साइनोबैक्टीरिया मिलकर जो पानी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वाटर ब्लूम्स या फिर एल्गल ब्लूम्स। इसका जिक्र चैप्टर नंबर 7 में भी आया था। यूट्रोफिकेशन का जिक्र 9th क्लास में भी आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स में। इसका जिक्र एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ी थी, वाटर पोल्यूशन हमने 10th क्लास में, उसमें भी आया था, और ये फर्स्ट ईयर में दोबारा आ गया इसका जिक्र, ठीक है। सेकंड ईयर में फिर आएगा डिटेल से यूट्रोफिकेशन का जिक्र। तो चारों सालों में बायोलॉजी की बुक में यूट्रोफिकेशन का जिक्र है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो, वो जो ग्रीन कलर का एल्गी ग्रो कर गया और जो सारी बात मैंने आपको समझाई, तो क्या है, पानी बहुत अच्छा है। अब वाटर ब्लूम क्यों कह रहे हैं, वाटर ब्लूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, पानी का मतलब वाटर, वाटर ब्लूम का मतलब ये है कि पानी के ऊपर एल्गी और साइनोबैक्टीरिया खिल गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो करके। आम हालात में थोड़े बहुत तो होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया वाटर ब्लूम्स।
क्या नाम रख दिया, वाटर ब्लूम्स। अब ये पानी क्या अच्छा है, साफ है? नहीं। तो द पानी और द लेक्स एंड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, ये पीने के काबिल ही नहीं रहा। अगर कोई पानी पी लेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, इसमें ये साइनोबैक्टीरिया और ये सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट किल द लाइफ स्टॉक। अगर कोई मवेशी आके और लाइफ स्टॉक आके, कोई आपका झुंड था बकरियों का, भेड़ बकरियों का, उन्होंने इसमें यहाँ से पानी पी लिया तो उनको मार देगा। इतने टॉक्सिन हार्मफुल केमिकल्स जो है ना वो साइनोबैक्टीरियंस पे प्रोड्यूस किए हुए। और अदर एनिमल्स, कोई भी अगर आएगा एनिमल आके ये पानी पी लेगा, ये अनफिट फॉर कंजम्पशन है, ये आप नहीं पी सकते। अगर आप पी लोगे तो ये कहानी खराब कर देगा आपकी, आपको जो है ना वो डेथ भी कॉज कर सकता है। यूट्रोफिकेशन वाली बात मैंने समझा दी। अब ये जो सारे का सारा लेक में ग्रीन ग्रीन ग्रो हो गया है, वहां पे सारी डिकम्पोजिशन हो रही है और बड़ी फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं डिकम्पोजिशन से। जब भी डिकम्पोजिशन होती है तो बड़ी खुशबूदार स्मेलें प्रोड्यूस होती हैं, जेड का परफ्यूम प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ऐसी गंदी स्मेल आ रही होती है जैसे कोई चूहा मर गया है, कोई मर गया, कितनी गंदी स्मेल आ रही थी, वो डिकम्पोजिशन की स्मेल है। तो वहां से उस लेक से, और जहां पर यूट्रोफिकेशन हो रही है, ये वाटर जो है ना वो ब्लूम हो रहा है, वहां पर भी बड़ी गंदी स्मेल आ रही होगी। अच्छी स्मेल तो नहीं आ रही, ना देखने में अच्छा लग रहा है ना सूंघने में अच्छा लग रहा है। तो ये क्या पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, दे इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है गिव, अनप्लेजेंट स्मेल, बड़ी बदबूदार खुशबू, बदबूदार खुशबू बदबूदार जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर से। क्यों? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर की जो कि सस्पेंडेड है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर सस्पेंड है। वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन भी हो रही है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन भी हो रही है, वो पानी में सस्पेंडेड है। वो जो डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारी बदबू वाली गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि हमारे लिए सूंघने में हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है बल्कि अनप्लेजेंट है। तो इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, अनफिट फॉर कंजम्पशन। सारी बात हो गई, ठीक है। ये इसकी जो है ना डिसएडवांटेज है, छोटी सी बात थी। एक साथ में येलो बॉक्स लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस येलो बॉक्स को देख लें। येलो बॉक्स के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया का जिक्र किया हुआ है जिसका नाम है सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया की कुछ टाइप्स ऐसी हैं, जब उनको स्टडी किया तो पता चला कि यार ये तो बहुत जबरदस्त है, यानी खाने के लिए बहुत जबरदस्त है, आला है। मतलब ये कि देखो ना, आगे आगे फूड की शॉर्टेज हो रही है, फसलें ग्रो नहीं कर रही, बारिशें बेटाइमी हो रही हैं, सॉइल खराब हो रही है, फर्टिलाइजर्स ऐड कर करके हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, आबादी इतनी बढ़ गई दुनिया की, खाने वाले लोग ज्यादा हैं और पैदावार कम है, ठीक है। तो आगे इसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि फूड ऑल्टरनेटिव क्या होगा, कि अगर हमें गंदम नहीं मिलती, आलू नहीं मिलते, चावल नहीं मिलता, चना नहीं मिलता, तो हम क्या खाएं। तो उसके लिए एलजी के बारे में भी हमने एक बात पढ़ी थी चैप्टर में 7 के अंदर। दोबारा से एक और खास तरह का साइनोबैक्टीरिया है, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, नॉट एल्गी। ये क्या है, इसका एक एग्जांपल याद रख लेना, जैसे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या कहता है जी, दिस इज एन एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम है, ये भी पॉन्ड मतलब तालाब, कम मतलब ऊपर का गंद है, ये भी साइनोबैक्टीरिया इस तरह ही तालाबों के ऊपर गंद की फॉर्म में लगती है, लेकिन एक्सपेंसिव यानी बड़ी महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि इसके अंदर से जब हमने चीजें देखी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें थी और खुराक के लिए और इंसान के खाने के लिए बड़ी कीमती चीजें थी। तो फिर हमने उनको उठा लिया और उनको ग्रो करना शुरू कर दिया और उनको फिर महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। तो दिस इज एन एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम। इसमें क्या है कि साइनोबैक्टीरिया ग्रो करेंगे इस कम के अंदर। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? देयर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया सारे सिंगल सेल्ड हैं। आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो मिल के लंबी लंबी चेन्स बना के और कॉलोनीज बना के और ट्राइकोम्स बना के एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीसेलुलर हो गए हैं, ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक हो गया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। भाई हमें पता है ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद ही बनाएगा, हमें पता है। लेकिन कैसा खाना बना रहा है? इट प्रोड्यूसेस ओन फूड विच इज अ कंप्लीट होल फूड, ये मुकम्मल खुराक है। यानी अगर आप ये साइनोबैक्टीरिया खाते हो तो आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, आपको रोटी, गोश्त, चावल, चने कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। इसमें एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर डाइट एंड हेल्दी डाइट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड इट। वाह क्या बात है। और खासकर क्या याद रखना है, इट कंटेन्स 60% प्रोटीन, इसमें 60% प्रोटीन है। और प्रोटीन फूड हम चाहते हैं कि जो हमारी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल भी कम हो, लिपिड्स का लेवल भी मुनासिब हो और प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 60% प्रोटीन है। और प्रोटीन्स भी कोई ऐरी गैरी नहीं। देखो प्रोटीन्स में दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो कि हम बाहर से लेते हैं, हम अपनी बॉडी में बना नहीं सकते, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हम अपनी बॉडी में बना सकते हैं। तो इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, जो जो हमें बाहर से खाने के लिए चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड सारे इसके अंदर है, इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन, इन एन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अंदर जो जो अमीनो एसिड, हमें एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए वो सारे इसके पास हैं, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए? इसका क्या मैंने बताया आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यह है सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक्सपेंसिव, पॉन्ड्स कम है। एक्सपेंसिव इसलिए हो गया, मैंने बताया पॉन्ड बता दिया, उसका मतलब गंदा है। ये एक एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना खुद ही बनाता है, सारे बनाते हैं अपना। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें खास बात यह है कि कंप्लीट होल फूड बनाता है, 60% इसमें प्रोटीन्स होती हैं और सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और इसके साथ साथ मजेदार बात ये बता दूं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये सारे अच्छे काम करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को रोकने में हेल्प करता है। क्या? ओबेसिटी को कम करता है,
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रिस्क को कम करता है, स्ट्रोक के रिस्क को, हेमरेज के, ब्रेन हेमरेज के रिस्क को, मायोकार्डियल सेरिब्रल इंफार्क्शन के रिस्क को कम करता है। यानी ये सारी बीमारियां जो कि हमने पढ़ी हैं चैप्टर 14 के अंदर, जो कि हमारी जिंदगी का के लॉस का सबब बन सकती हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारी बीमारियों से प्रिवेंट करती है। तो साइनोबुटेरिया एवं एक्सपेंसिव नहीं हो गई, ठीक है, ये एवं एक्सपेंसिव नहीं हो गई कि जी हमने देखा तो हमने कहा नहीं जी एक्सपेंसिव हो गई। तो इसके पीछे एक रीजन है। तो देखो अल्लाह का काम है, कुदरत के काम है, अल्लाह के काम है, अल्लाह चाहे जिसमें जितनी मर्जी एनर्जी रख दे, चाहे साइनोबुटेरिया में वो चीज़ रख दे जो कि आपके लिए शिफा का सबब बन सकती है, उसमें ऐसी ग़िज़ा रख दे जो कि आप खाओ तो अच्छी है, और ऐसा चाहे कोई ऐसा बड़ा से बड़ा ऑर्गन जो जानवर बना दे या कोई से कोई ऐसा फल बना दे जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो या हलाल ना हो, या आप खाओगे तो आपको बीमारी हो सकती है, लेकिन साइनोबुटेरिया बना दे जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये अल्लाह के काम है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर नंबर 6 हमारा खत्म हो गया। आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो नियर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।